आमदनी 98, खर्चा रुपया। बिल्कुल ऐसे ही एक कंपनी 5500 करोड़ का आईपीओ लेकर आना चाहती है। मैं बात कर रही हूँ ओला इलेक्ट्रिक की, जिसने 22 दिसंबर को अपना डीआरएचपी फाइल किया है। तो आज हम इस कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि क्या भावेश अग्रवाल इंडिया के इलॉन मस्क बन पाएंगे। Ola Electric has filed its draft red herring prospectus and is hoping to go public by early next year. This is the first public offering by an auto company in the last 20 years. The company is looking to raise about $700 million at a valuation of $7 to $8 billion. इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला इलेक्ट्रिक शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में है। खबर जल्द ही ओला इलेक्ट्रिक अपना आईपीओ लाने जा रही है। आईपीओ को लेकर कंपनी ने सेबी में अर्जी दाखिल कर दी है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का शुभारंभ। तो ये कहानी शुरू होती है 2021 में, जब ओला इलेक्ट्रिक ने अपना पहला ईवी स्कूटर लॉन्च किया था। जुलाई में प्री लॉन्च बुकिंग स्टार्ट करने के सिर्फ 24 आवर्स में ही ओला को 1 लाख स्कूटर्स का ऑर्डर मिल गया था। इससे पहले इतनी प्री बुकिंग कभी किसी टू व्हीलर को नहीं मिली थी। मिड सितंबर में ओला इलेक्ट्रिक का बुकिंग विंडो फिर से ओपन हुआ और 48 आवर्स में फिर से 1 लाख स्कूटर्स बिक गए। पर ये सेलिब्रेशन ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि ओला ने ऑर्डर तो एक्सेप्ट कर लिए, पर डिलीवरी का कुछ अता पता ही नहीं था। पहले डिलीवरी की डेट दी गई थी अक्टूबर की, और फिर ये पुश होते होते दिसंबर तक पहुंच गई। फिर ओला ने दिसंबर 2021 में स्कूटर्स की एक्चुअली में डिलीवरी की। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अब जो ओला अनाउंस करने वाला था उसे अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस भी कहा जा सकता है। तो ओला ने 2 स्कूटर मॉडल लॉन्च किए थे, S1 और S1 Pro। S1 Pro की बैटरी लाइफ S1 से ज्यादा थी और कॉस्ट भी 30,000 रुपए एक्स्ट्रा ही थी। ओला ने कहा कि वो अपनी एंट्री लेवल S1 के प्रोडक्शन को फिलहाल बंद कर रहे हैं और S1 Pro के मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। जिन्होंने एंट्री लेवल मॉडल S1 ऑलरेडी बुक किया था, उन्हें 10-11 महीने का वेट करना होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन तो 2022 के आखिरी महीनों में स्टार्ट होगा। और अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आप अपनी बुक की हुई स्कूटर को S1 Pro में अपग्रेड करा सकते हैं, जिसके लिए आपको 30,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने होंगे। बस फिर क्या, ओला में बुकिंग्स की जगह कंप्लेंट्स के कॉल आने लगे। कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्रॉड था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा था कि वो 30,000 रुपए और देकर अपने बुक किए हुए स्कूटर को अपग्रेड कराए, या फिर 10-11 महीने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने का वेट करे। और ओला ने प्रोडक्शन में डिले का कारण बताया सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है किसी भी ईवी के लिए। पर ओला की प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं हुई। ओवरहीटिंग ऑफ बैटरीज, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में पास ना हो जाना, ऐसे कई चैलेंजेस भी ओला के सामने आते रहे। एक्चुअली में यहाँ बात सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, बल्कि ओला इलेक्ट्रिक फाउंडर भावेश अग्रवाल का इन ग्लिचेस की तरफ एटीट्यूड थोड़ा कैजुअल है। फाउंडर भावेश अग्रवाल के सोशल मीडिया पर अक्सर आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो अपने टेस्टिंग प्रोसीजर की तारीफ करते हुए दिखेंगे, पर कंपनी अक्सर फ्री अपग्रेड के नाम पर टेक्निकल ग्लिचेस फिक्स करती है। जैसे जब ओला S1 Pro के फ्रंट फॉक सस्पेंशन डिजाइन के टेक्निकल ग्लिच से रिलेटेड न्यूज सोशल मीडिया पर आने लगी, तब भी कंपनी ने डिजाइन चेंज के नाम पर फ्री अपग्रेड ही ऑफर किया। और ये फ्री अपग्रेड्स मैंडेटरी नहीं होते, मतलब कस्टमर की मर्जी है वो अपग्रेड कराना चाहते हैं या नहीं, जबकि टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये अपग्रेड एक्चुअली में तो मैंडेटरी ही होना चाहिए। नए फ्रंट फॉक डिजाइन लॉन्च के बाद ट्विटर पर कुछ इस तरह की इमेजेस देखने को मिली, और इस पर भावेश अग्रवाल का कहना था कि ज्यादातर फोटोज फेक है और ये सब उनके कॉम्पिटिटर्स ने सोशल मीडिया में उन्हें बदनाम करने के लिए प्लांट किया है, और स्कूटर में तो कोई टेक्निकल ग्लिच है ही नहीं। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्कूटर में कोई ग्लिच नहीं हो सकते, प्रॉब्लम ये है कि कंपनी इन टेक्निकल ग्लिचेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग एरर्स आ सकते हैं, पर इसे एक्नॉलेज करके प्रोडक्ट रिकॉल करना लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनीज भी अपना प्रोडक्ट रिकॉल करती है इस तरह के टेक्निकल एरर्स को फिक्स करने के लिए। आप देख सकते हैं निसान, किया, वोल्वो, हुंडई जैसी कई कंपनीज ने अपना प्रोडक्ट रिकॉल किया है प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। पर ओला इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट रिकॉल करने की जगह बस एक फ्री अपग्रेड ऑफर करती है, जो कि कस्टमर की मर्जी पर डिपेंड करता है। अब कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के ऊपर 1400 करोड़ का लॉस है। कंपनी ने अपने डीआरएचपी में लिखा है कि अभी तो कंपनी लॉस में है और आने वाले कुछ सालों में भी लॉस में ही रहेगी, क्योंकि अभी कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर रही है और अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा रही है।
पर प्रॉब्लम एक्सपेंशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए पैसा ही नहीं बचा है। तो DRHP में रिस्क फैक्टर्स को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि कंपनी मेजरली अपनी सब्सिडरीज के थ्रू काम करती है। ये सब्सिडरीज भी लॉस में ही है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी सब्सिडरी ओला सेल टेक्नोलॉजीज के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि ओला इलेक्ट्रिक इसे टाइम टू टाइम फंडिंग देगी, लोन या फिर इक्विटी की फॉर्म में। पर अब कंपनी के पास इतना कैश फ्लो नहीं है जिससे वो इस सब्सिडरी को फंडिंग दे पाए। अगर ये सब्सिडरी बंद होती है तो ओला इलेक्ट्रिक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। OCT वही सब्सिडरी है जिसके थ्रू ओला गीगा फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया जा रहा है। ओला गीगा फैक्ट्री कंपनी का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी सेल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। ये कुछ फेजेस है जिसमें इस गीगा फैक्ट्री को एक्सपेंड किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं फेज 1A एंड फेज 1B की फंडिंग OCT करने वाला है। ये फंडिंग OCT को मिलेगी कहां से? इंटरनल एक्रूअल्स या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। इंटरनल एक्रूअल्स मतलब जो पैसा कंपनी अपने मेन बिजनेस से कमा के सेव करेगी, पर OCT तो खुद लॉस में है, तो यहाँ इंटरनल एक्रूअल्स का तो सवाल ही नहीं आता। अब बचता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब लोन। OCT को ये लोन मिलने वाला था ओला इलेक्ट्रिक से, पर यहाँ खुद ओला इलेक्ट्रिक के पास अब पैसे नहीं है। कंपनी ने दिसंबर 2023 में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मशीन्स ऑर्डर कर दिए हैं, पर इसका पेमेंट कौन देने वाला है? आप देने वाले हैं। IPO से जो पैसा मिलेगा उसमें से 1200 करोड़ इस प्रोजेक्ट की फंडिंग में जाएगा। चलो इस फेज के लिए तो पैसा आ जाएंगे, पर कंपनी ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में भी कंपनी लॉस में ही रहेगी, तो फिर बाकी फेजेस के लिए फंडिंग कहां से आने वाली है? और जब तक गीगा फैक्ट्री नहीं बनती है कंपनी का प्रॉफिटेबल होना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है। अब चलते हैं दूसरे बड़े प्रॉब्लम पर, हाई एट्रिशन रेट। अट्रिशन रेट ये बताता है कि एम्प्लॉयज कितनी जल्दी किसी कंपनी से रिजाइन करते हैं। किसी भी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए उनका सबसे बड़ा एसेट होता है एम्प्लॉय। अगर प्रोडक्ट डिजाइन करने वाला एम्प्लॉय या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाला एम्प्लॉय बार बार छोड़कर जाएंगे तो कंपनी का ना सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। मतलब 40% वर्कफोर्स अक्सर चेंज होती रहती है और ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइन है। अब कंपनी के ग्रॉस मार्जिन को देखते हैं। कंपनी को किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी खर्चा आता है उसे सेल्स में से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे हम ग्रॉस मार्जिन कहते हैं। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन फाइनेंशियल 2022 में नेगेटिव ही था। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 7.63% हुआ, वहीं क्वार्टर एंडिंग जून 23 में ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 13% था। तो कंपनी का नेगेटिव मार्जिन से पॉजिटिव होना एक काफी पॉजिटिव साइन है, पर स्टिल ओवरऑल कंपनी के कैश फ्लोज नेगेटिव ही है। तो कंपनी लॉस में चल रही है, एम्प्लॉयज अट्रिशन रेट भी ज्यादा है, ओला गीगा फैक्ट्री के लिए फंड्स नहीं है। ऐसे में आप अगर फाउंडर होते तो कितनी सैलरी लेते? जरा सोच के बताओ। पर ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर साल का 6 करोड़ फिक्स पे लेते हैं और 3 करोड़ वेरिएबल पे, जो कि कंपनी के लॉस के बर्डन को और बढ़ा रहा है। चलिए अब कंपनी के IPO के ऑफर स्ट्रक्चर को समझते हैं। कंपनी 5500 करोड़ का फ्रेश इशू लेकर आ रही है और करीब 9.52 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल है। इसमें से 50% मतलब लगभग 4.7 करोड़ शेयर्स प्रमोटर भाविश अग्रवाल के ही है। अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो ये पहली ऐसी प्योर प्ले EV कंपनी होगी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। 5500 करोड़ का IPO आ रहा है, तो अब इस पैसे को कैसे यूज किया जाएगा? वीडियो में हम पहले बात कर चुके हैं कि 1200 करोड़ ओला गीगा फैक्ट्री में खर्च किए जाएंगे, 800 करोड़ से कंपनी अपने लोन रीपे करेगी, 350 करोड़ में कंपनी अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ में खर्च करेगी, 1600 करोड़ का जो बड़ा अमाउंट है वो कंपनी आने वाले 3 सालों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करेगी। तो अब मेरा एक सवाल है आप सबसे। हमने जाना कि कंपनी में काफी कैश क्रंच चल रहा है और अभी सबसे बड़ी तलवार जो कंपनी के सर पर है वो है ओला गीगा फैक्ट्री, जिसके फेज 1 को IPO से ही फंड किया जाएगा। बाकी के फेजेस कैसे फंड होंगे ये भी अभी पता नहीं है। ये फैक्ट्री ओला इलेक्ट्रिक के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है, तो इस 1600 करोड़ के अमाउंट को कंपनी R&D में खर्च करेगी या फिर आगे के एक्सपेंशन फेजेस में लगाएगी, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो ये तो बात हुई ओला इलेक्ट्रिक की, पर क्या इंडिया में EV इंडस्ट्री का कोई स्कोप है? इंडिया में 2 व्हीलर्स EV रजिस्ट्रेशन पिछले 5 सालों में काफी बढ़े हैं। जैसे 2022 में 2021 के कंपैरिजन में EV रजिस्ट्रेशन 6 गुना तक बढ़े हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंडिया में EV का मार्केट तो है और अभी भी इसमें काफी डिमांड आने वाली है। और इसी डिमांड को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कई पॉलिसीज लाई गई है, जैसे EV खरीदने पर एक्स फैक्ट्री प्राइस पर कंसेशन देना, साथ ही EV पर 5% GST लगता है जो कि सबसे लोएस्ट रेट है, जबकि पेट्रोल व्हीकल पर GST रेट 28% है। इसके अलावा EV मैन्युफैक्चरिंग को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से भी कई सब्सिडीज मिलती है।
इससे हमें एक बात तो समझ आती है कि लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट का भी यही फोकस है कि इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको इलेक्ट्रीफाई किया जाए, जिसका सीधा फायदा होगा ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज को। और क्योंकि अभी ऐसी बहुत ही कम कंपनीज है जो प्योरली ईवी ही मैन्युफैक्चर करती है, तो गवर्नमेंट इन कंपनीज को डूबने नहीं देगी। दिस वॉज माई ओपिनियन। आपको क्या लगता है ईवी सेक्टर के बारे में, ओला इलेक्ट्रिक के बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।